नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। वी हैव completed 14 questions of exercise 5.2. Now we will move ahead with the 15th question of exercise 5.2. So 15th question. For what values of n are the nth term? For what values of n are the nth term of two APs? That is 63, 65, 67. 63, 65, 67. This is a growing AP, and other is also a growing AP but at faster rate. 3, 10, 17 are equal. तो ये स्लोअर रेट पे ग्रो कर रही है, ये फास्टर रेट पे, तो किस n की वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी? हो सकता है इनकी 16th टर्म इक्वल हो जाए, 17th इक्वल हो जाए, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रही है तो कभी न कभी इसके इक्वल हो सकती है। सो लेट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। लेट देयर nth टर्म्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट एपी है वो कौन सी है? 63, 65, 67, जिसकी फर्स्ट टर्म 63 है, इसमें डी की वैल्यू 2 है और इसकी nth टर्म इक्वल होगी। नाउ सेकेंड एपी कौन सी है? इट इज 3, 10, 17, and let its first terms that will be symbolized as a dash is 3 and d dash is 10 minus 3, that is 7, and its nth term is equal. So इसकी जो भी nth term होगी वो दोनों की इक्वल होगी। So according to question, जो a dash a n है वो a dash n के इक्वल होगा, दोनों की nth टर्म इक्वल होगी। सो a n इज इक्वल्स टू a डैश n, बट a n का फार्मूला क्या होता है? इट इज a प्लस n माइनस 1 d, और a डैश n का क्या फार्मूला होता है? सो n माइनस 1 d डैश, इसमें सब डैश डैश आएगा और इसमें n तो इक्वल होगा ही। मान लो 16th टर्म दोनों की इक्वल हुई तो 16 तो इक्वल होगा ही। So let us see, put the value and see which term is equal. So हमने दोनों की nth टर्म इक्वल कर दी है। अब a की वैल्यू आप इसमें 63 डाल दीजिए and n माइनस 1 इंटू 2, और जबकि यहाँ पर 3 डाल दीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू 7. So we have put the value, corresponding value of both the series. Now both the sequence. Now 63 plus 2n minus 2. So ये चीज है 63 plus 2n minus 2 is equals to 3 plus 7n minus 7. So all n are put at one side and just simplify it. It becomes as 61 plus 2n is equals to 3 and minus 7. So it is minus 4 plus 7n. So 7n minus 2n is equals to 61 plus 4. Now इसके बाद आप इसमें क्या करें? 5n is equals to 65. So n is equals to 13. 5 से डिवाइड कर दें. So 13th term of both the AP are equal. So 13th term
of both the APs are equal. क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term. by 12. सो आपको ऐसी एपी बतानी है जिसकी कि थर्ड टर्म 16 है. क्वेश्चन में कहा गया है A3 16 है और क्या कहा गया है सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. कहा गया है सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 बड़ी है, ये एक्सीड कर रही है, 12 ज़्यादा है. सो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स, या ऐसा भी लिख सकते हो A7 इज A5 प्लस 12 ज़्यादा. एक ही बात है दोनों में. जैसे कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 2 ईयर्स एक्सीड करता है तो बड़े भाई की उम्र माइनस छोटे भाई की उम्र बराबर 2 ईयर्स, ऐसा होता है कि नहीं. सो वही चीज़ की गई है. सो इसलिए A प्लस 2D इज 16, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ से A और A कैंसिल हो जाएगा और 6D माइनस 4D करोगे तो क्या आ जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 12. तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी. अब जब D की वैल्यू आ चुकी है तो इसमें प्लेस कर दो. सो A प्लस 2D इज 16. नाउ A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16. सो A plus 12 is equals to 16. So A is equals to 16 minus 12. 12 उधर माइनस में चला जाएगा तो 4 आ जाएगा. तो A की वैल्यू आ गई 4. जबकि हमें A और D मिल चुका है तो हमें AP का पता करना है. सो AP is A plus D, A plus 2D, ऐसे होती चली जाएगी. तो A क्या है 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, ऐसे होती चली जाएगी. सो 4 10 6 2 जा बॉडमास रूल लगाओ, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 16. देखो 6 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ से यहाँ से बढ़ा. सो इज डिजायर्ड एपी. यही ऐच्छिक समांतर श्रेणी है. नाउ लेट अस सी 17th क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, उसके आगे बढ़ते हैं. 18th क्वेश्चन. द सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24. The sum of 4th term and 8th term of AP is 24. ये 24 है. एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म is 44. Find the first 3 terms of AP. Find the first 3 terms of AP. तो आपको ये पता करना है. हमें कहा गया है कि A4 plus A8 is 24. So this is equals to A plus 3D plus A plus 7D
इज 24, या ये कहा जा सकता है कि 2a प्लस 10d इज 24। यदि हम 2 से डिवाइड कर दें तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। तो हमारी ये पहली इक्वेशन बन गई। हमने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 कॉमन मल्टीपल था। दूसरी बात कही गई है कि 6 टर्म और 10th टर्म का सम 44 है। सो फार्मूला लगा दीजिए a प्लस 9d, सो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। इसमें भी 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसलिए a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख दीजिए। सो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22। इसको हमने इसके नीचे कर दिया है। नाउ अब देखो, अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से ये चीज़ चली जाएगी और ये -2d आएगी, बड़े वाले का साइन आता है, और यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े वाले का साइन आएगा -10। तो अब ज़रा देखिए कि -2d -10 है तो d कितना हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई -2 कितना होगा, 5। तो d के 5 आ जाने से अब हम ये निकालें, एक इसी एक में डाल दो, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। सो a प्लस d 5 आ गया है। सो a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12, ये चीज़ हो गई। सो a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, यहाँ तक हो गया। नाउ a प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए, तो a कितना हो गया, 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल्स टू -13, बड़े वाले का साइन आ गया, a भी आ गया, -13 d भी आ गया। a और d हमें पता चल चुके हैं, लेकिन पूछता क्या है, find the first 3 terms. So first 3 terms of AP are a plus d, a plus 2d, ये होंगी। So a है -13 प्लस 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5, सो आर, सो ये क्या हो जाएगी, -13 -8, ये 10 है, सो -3। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, तो यही है। सो ये आर द फर्स्ट 3 टर्म्स। सो फर्स्ट 3 टर्म्स इसके ये हो गए। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Subba Rao started work in 1995. Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. उसको सालाना पगार 500 रुपया मिलती थी जब उसने काम शुरू किया। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो उसको हर साल 200 रुपये उसकी जो भी सैलरी थी उसमें बढ़ जाते थे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000? इन विच ईयर
did his income reach 7,000, तो कब उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये चीज़ पूछी गई है। सो 200 रुपीज़ एवरी ईयर बढ़ते चले जाते थे। सो हम ये कह सकते हैं कि द सैलरी एवरी ईयर, सो फॉलोइंग सीक्वेंस, जो भी आपका सीक्वेंस है, shows the salary every year starting from the year he started the job. So salary in subsequent years, starting from the year when he started job, तो सैलरी इन सब्सिक्वेंट ईयर हमें पता करनी है। तो 5,000 पहले साल उसे मिला, फिर 5,200 रुपीज़ बढ़ गए एक साल में सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो फिर 200 रुपये बढ़ जाएंगे, 5,400, 200 रुपीज़ हर साल उसके बढ़ जाते हैं। तो ऐसा करते करते एक कभी ना कभी तो कोई एक ऐसी टर्म आ जाएगी जिसमें उसको 7,000 मिलेंगे। वो कौन सा ईयर है? सो A1 इज़ द सैलरी इन फर्स्ट ईयर, A2 इज़ द सैलरी इन सेकेंड ईयर। सो A1, A2, A3 और इस तरीके से करके ये AN हो जाएगा। लेट इन nth ईयर ही, अब ये AP बन रही है, इस चीज़ को हमें प्रूव करना पड़ेगा तभी हम फार्मूला लगा पाएंगे। सो A2 माइनस A1, दिस इज 200, A3 माइनस A2 is 200. So as AK minus 1 is same for all terms, so it forms AP. इसलिए ये AP बनाता है, AP इसने बना दी। अब आप देखिए, लेट इन nth ईयर his salary reaches ₹7,000, तो nth ईयर में इतनी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर A की वैल्यू 5,000 है, D की वैल्यू 200 है और AN इस 7,000 है। ये चीज़ है और हमें ये पता करना है कि वो कौन सा साल है। सो उसका पता कर लें हम, nth ईयर है वो किस साल में उसकी हो जाएगी। A प्लस N माइनस 1 D, सो इसको लिख लें 7,000, इट इज़ इक्वल्स टू 5,000 प्लस N माइनस 1, N का पता नहीं है, D 200 है। सो इसलिए 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 200, यहाँ हो गया 2,000 और N माइनस 1 इंटू 200। तो 200 को अब क्या करो, इसके नीचे ले आओ। सो 200, ये 0 इससे कट गए और ये 10 आ गया। N माइनस 1 की वैल्यू 10 आ गई। सो 10 इज इक्वल्स टू N माइनस 1, तो N क्या हो गया, 11 हो जाएगा। सो इन 11th ईयर हिज, ये कहा गया है इन विच ईयर, तो 95 में उसने काम शुरू किया, उसमें 11 आप जोड़ दें तो कितना हो जाएगा। सो देखिए
1995 और प्लस 11 ईयर्स बाद हो जाएगी या आफ्टर 11 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जॉब। तो आप यहीं से देख लें तो इट इज़ 6 और 910 हो जाएगा और 2006 में उसकी सैलरी। सो इन 2006 his salary will be rupees 7,000. In 2006 his salary will be rupees 7,000, 7,000 हो जाएगा, ऐसा होगा। नाउ या 11th ईयर बुक में दिया है आंसर में, तो अगर आप लिख दोगे 11th ईयर तो भी चलेगा, और नहीं तो पूछ रहा है इन विच ईयर, तो फिर आप ये भी दे सकते हैं, ईयर भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रामकली सेव्ड Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year. Rupees 5 in the first week of the year. And then increased her weekly saving, and then increased her weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving becomes rupees 20.75 फाइंड एन। तो हमें ये पूछा गया है कि वो हर हफ्ते 5 रुपये, पहले हफ्ते में 5 रुपये डाला, फिर हर हफ्ते उसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया और रुपीज़ 1.75 हर वीक बढ़ाती चली गई। तो कब वो किस हफ्ते में वो अपनी सेविंग 20 रुपीज़ कर लेगी। सो सेविंग एवरी वीक, saving in subsequent weeks starting from first week, saving in subsequent week starting from first week, from first week। तो ये बात कही गई है। तो फॉर्म से सीक्वेंस, ये तो बात है ही है। तो इट इज़ ₹5, अब उसमें 1.75 और जोड़ दो तो ₹6.75, और अब 6.75 में 1.75 और जोड़िए तो कितना होगा, 0, 5 और 8.50 रुपीज़ 8.50 ऐसे होता चला जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक में ये ऐसे इसने किया है। सो अब यहाँ पर A2 माइनस A1 क्या है, 6.75 माइनस 5 दैट इज़ 1.75, और A3 माइनस A2 क्या है, तो वो हम ही ने जोड़ा है इसलिए हम लोगों को पता है कि क्या है 6.75, सो इट इज़ 1.75 अगेन। सो एज AK माइनस 1 इज सेम फॉर ऑल टर्म्स, so
इट फॉर्म्स एन ए पी, इससे एक ए पी बन गई। तो यदि ए पी बन गई, लेट इन nth वीक सी सेव्स ₹2075। तो यहाँ ए की वैल्यू है ₹5, डी की वैल्यू है 1.75। सो डी की वैल्यू कितनी है 1.75 और ए एन कितना है, दैट इज 20.75। और हमें एन का पता करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन इज 20.75, ये ए एन की वैल्यू है, एंड ए है ₹5, जबकि डी की वैल्यू 1.75 है। तो ये डी की वैल्यू है। इसमें से 5 माइनस करो, सो 5 हमने माइनस कर दिया, इट इज़ n-1 इंटू 1.75। 5 माइनस करने पर ये 15.75 हुआ, और इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 1.75 का, तो वहाँ पर n-1 बचेगा। ये डेसिमल और डेसिमल हटा दें। डेसिमल हटाने के बाद आप इन दोनों को 5 से कट कर दें, तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यहाँ भी कट करिए। सो 5 3 जा 15, तो देखिए 1575, तो 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5 और फिर 25, तो 5 5 जा 25। इसको आप फिर 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 7 जा 35 और फिर से कट करो, तो 5 6 जा 30 और 5 3 जा। अब आप 7 और 63 को भी कट कर सकते हैं, तो ये 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से 9 इज इक्वल्स टू n-1, सो n कितना हो गया 10। सो इन 10th वीक हर सेविंग विल बिकम, इन 10th वीक हर सेविंग विल बिकम कितनी हो जाएगी, ₹2075 ये हो जाएगी। तो यही आंसर है। अब हम देखते हैं कि अगर एपी से कोई एपी है और उसकी n टर्म्स हैं, नाउ देखिए, इफ an AP has n टर्म्स, उसमें n टर्म्स हैं, सो अगर आपसे कोई पूछता है कि पीछे से थर्ड टर्म कौन सी है, मान लीजिए आपके पास एक AP है और उसमें 6 टर्म्स हैं, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो टोटल इसमें कितनी टर्म्स हैं बताइए, 6 टर्म्स हैं। तो अगर आप मान लीजिए और कोई आपसे पूछता है फाइंड सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसे पूछ ले, तो आप 6 टर्म्स में से 2 सिंपली घटा दो, 2 को हटा ही दो। लेकिन ऐसा करने से जो सेकंड टर्म ऑफ लास्ट है वो भी घट जाएगी। सो आप क्या करिए कि सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 6 में से 2 आपने माइनस कर दिया, तो कितना आया, फोर्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। तो मेरी तो वो टर्म छूट गई ना, तो इसलिए सेकंड टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए आपको क्या करना है, टोटल टर्म में से वो टर्म माइनस कर देनी है जो लास्ट से पूछी गई है, और एक और जोड़ देना है। ऐसा जोड़ के आप फिर से उस टर्म को कवर कर लेंगे, नहीं तो 2 घटा दोगे तो वो भी घट जाएगी। हमें तो ये चाहिए ना। तो सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट इज 5th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो ये कितना आ गया, करो जरा इसको, दैट इज 6 - 1 आ गया कि नहीं, या 4 + 1 तब भी 5th हुआ कि नहीं। सो ये कहा जा सकता है कि सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट
इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 प्लस 1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग इज, ये जो कि है फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट, क्योंकि हमें मालूम है हम स्टार्ट से निकालना जानते हैं, तो जितनी भी लास्ट से पूछी गई है हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ऐसा करने से हमारी वो टर्म भी खो जाएगी, फिर हम उस टर्म को रिट्रीव करने के लिए 1 ऐड कर देंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि mth टर्म फ्रॉम लास्ट, पीछे से 10वीं टर्म बताओ, सो ये फार्मूला है mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू n माइनस एम, तो कर ही दो। n माइनस एम करने से वो टर्म खो गई, फिर 1 जोड़ दो, और ये जो बनेगी टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये हमारा फार्मूला है जिसको कि हम यूज़ करेंगे। mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n माइनस एम, जहाँ n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो ये फार्मूला हम 2 क्वेश्चंस बचे हुए उन दोनों में यूज़ करेंगे। एक तो एग्जाम्पल 8 में यूज़ करेंगे और फिर दूसरा यूज़ करेंगे, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। सो लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 कहता है फाइंड द 11th टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द AP 10, 7, 4 से लेकर -62। ये फाइनाइट AP में ही वो आपसे पूछेगा कि लास्ट से 5वीं टर्म बताइए। तो लास्ट से 11th टर्म पूछ रहा है। पहले इसमें ये पता करो इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं। ये m है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। सो लेट AP कंटेन्स n टर्म्स। तो अगर n टर्म्स कंटेन करेगा तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, -62। फर्स्ट टर्म कितनी है, 10। d की वैल्यू कितनी है, 7 - 10, जो कि -3 है। बड़े वाले का साइन लगा दिया। अब इसमें an क्या है, a + n - 1 × d, ये -62 है। a की वैल्यू 10 है, n पता नहीं, d -3 है। सो -62 में अगर मैं -10 कर दूं और वहाँ पर n - 1 × -3 रहने दूं, तो ये -72 बनेगा, और अब -3 से इसमें डिवाइड कर दूं। ऐसा करने से निगेटिव निगेटिव चला जाएगा और ये 24 आ जाएगा। तो 24 और +1, सो 24 + 1, so it is 25. AP contains 25 terms. So AP contains 25 terms. So 11th term from last देखो पूछा गया है 11th term from last। तो 11th term from last इज इक्वल्स टू, टोटल कितनी टर्म्स हैं, 25 - 11। ऐसा करने से वो टर्म भी खो गई, तो 1 जोड़ के उस टर्म को पा लो। इतनी टर्म n - m + 1, ये है mth टर्म। तो mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n - m + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। वही फार्मूला लगाया है, फ्रॉम बिगिनिंग। तो ये कितना हो गया बताइए। अगर मैं 25 में से 11 चला जाएगा, 14 बचेगा और 1, तो 15 आ जाएगा। सो 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये चीज़ आ गई। अब 15th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, तो आप
15th टर्म निकाल लें, A15। सो A15 है तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 15 है तो 15 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कर लें। फार्मूला चाहें तो फिर से लिख लें, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, ऐसा लिख लें। तो ये तो हमारा खैर इधर हो गया, तो ये चीज़ है। अब देखिए A कितना है 10 प्लस 14, D की वैल्यू कितनी है -2, सो इट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 28, तो इट इज -18। सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज, नाउ यहाँ पर एक गलती की है, D की वैल्यू -3 है, मैंने -2 डाली है, तो -2 ना डाल के आप इसे -3 कर दें तो ये सारी वैल्यू बदल जाएगी। सो इट इज़ -3, तो -3 से करेंगे तो -42 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी -32। तो ये तरीका है। सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32, ये चीज़ हो गई। एक और भी चीज़ की जा सकती है कि इसी को दूसरे मेथड से कर सकते हैं। 7 उल्टा चलो, 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, ऐसे 3 ऐड करते जा रहे हैं तो हम इधर आते जा रहे हैं। तो इसकी पिछली वाली टर्म कैसे आएगी, इसमें 3 ऐड कर दो। सो रिवर्सिंग द AP, या ये कह सकते हैं फॉर फॉरवर्ड AP द D इज -3, if we reverse the AP then D is +3, ठीक है। सो फॉर ये दूसरा मेथड है। तो अगर हम देखें फॉर AP मूविंग टू राइट या प्रोग्रेसिंग टू राइट, D is equals to -3, AP progressing to left, D is equals to 3 पलट जाता है। और ऐसे केस में AP progressing to left, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी -62, A भी बदल जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट हो जाएगी। सो नाउ रिवर्सिंग द AP, नाउ रिवर्सिंग द AP को रिवर्स कर दिया, तो रिवर्सिंग या इन्वर्टिंग कर दें। सो हमने रिवर्स कर दिया, AP का लेफ्ट टू राइट ऐसे कर दिया। तो इसको करने पर न्यू AP इज, तो न्यू AP में A आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे D-A' लिख सकते हैं क्योंकि अब ये नई चीज़ है। तो इसलिए पहला टर्म हो जाएगा A', फिर A' प्लस D', फिर A' प्लस 2D', ऐसे बन जाएगी AP और ये बनती चली जाएगी। तो A कितना है -62, फिर इसमें 3 ऐड कर दें, सो -62 प्लस 3, फिर इसमें -62 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 3 है। इस तरीके से AP बन जाएगी ना। अब ये जो AP बनेगी वो क्या होगी, ये आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, वरना यहीं से ही अगर आप A11 लगा दें तो फार्मूला आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं। बट मैं बता रहा हूँ कि रिवर्स कर रहे हैं तो ये हो रहा है, जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाए। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये पार्ट नहीं लिखना है, लिख देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझाने के लिए आपको। सो -62, अब ये करो, सो -59, फिर यहाँ देखिए और 3 जोड़ दो तो -56, ये बन गई AP। अब इसमें आप A'11, क्योंकि अब ये भी पलट गई है तो सब कुछ डैश में लिखना पड़ेगा। सो इट इज़ A' प्लस 11 माइनस 1 इंटू D'। सो A' कितना है -62 प्लस 10 इंटू 3, सो -62 प्लस 30 इज़ -32। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आसान तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं कि प्रोग्रेसिंग में इतना है तो उल्टा में ये और लास्ट टर्म ये, तो 11th टर्म सीधी निकाल ली। इसके बाद आप सीधा ये फार्मूला लगा दें।
और वरना दिखाना चाहे तो दिखा भी सकते हैं। अब देखिए, सो 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज -32। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इन गिवन एपी। अब ये नई वाली एपी का 11th टर्म लास्ट नहीं है। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट फॉर गिवन एपी जो दी गई थी इज -32। न्यू एपी का थोड़ी है, न्यू एपी का तो शुरू से है। अब जरा देखें कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। 17th क्वेश्चन फाइंड, ये एक्सरसाइज 5.2 का है, एक्सरसाइज 5.2 का 17th क्वेश्चन है। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 से 253, यहाँ भी कॉमन लगेगा। अब इस वाले केस के लिए a कितना है, 3 है, d कितना है, 8 -3, 8 - 3 कितना हो गया, 5। ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अब आप लिखिए फॉर एपी प्रोग्रेसिंग टू राइट, प्रोग्रेसिंग टू राइट d is equals to 5, for AP progressing to left d dash is equals to -5, उल्टा करने से हो जाएगा। एंड फॉर AP प्रोग्रेसिंग टू लेफ्ट, लेफ्ट के केस के लिए लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी जो कि 253 है, तो वही फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब हमें यही दोनों चीज़ें तो चाहिए, a डैश d डैश, तो हमें अब कितना चाहिए, 20th टर्म चाहिए, तो 20th टर्म निकाल लीजिए। A20 इज इक्वल्स टू, हमने इन्वर्टिंग द एपी, आफ्टर इन्वर्टिंग द एपी, तो A डैश 20 आप यहाँ लिख सकते हैं आफ्टर इन्वर्टिंग एपी, तो A डैश 20 लिखा जाएगा। सिंबल का ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। A डैश उल्टा ले रहे हैं तो यहाँ A डैश होगा। सो इट इज़ A प्लस 19D डैश, so it is equals to 253 plus 19 into -5, so it is 253 minus 95, so 253 और 95 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ 4 बचेगा, तो 14 है, तो 14 है तो 5 बच जाएगा, 158 आ जाएगा। सो इट इज़ कमिंग एज 158. So 20th term from last of the original AP is 158. So 20th term from last of given AP is 158. तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिर हम इसको दूसरे मेथड से करें। सो इसमें 158 आ गया। अब देखो इसको और भी एक मेथड से, जैसे मैंने बताया था कि एक काम ये कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ दी गई है तो बहुत आसान ये भी मेथड कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, इट इज़ इक्वल्स टू n-20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो n-20 प्लस 1, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स हैं। n-20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, तो हम स्टार्ट से ही निकाल लेंगे, कुछ इन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन हम उसके लिए n की वैल्यू निकाल लें। n कैसे निकालेंगे? सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, 253 जो AP जैसी है हम वैसे ही रहने दें, और A 3 है, n का पता नहीं, D को भी जो है वही रहने दो। तो D कितना है, D की वैल्यू 5 थी, सो D को 5 लिख दीजिए, इसमें कुछ भी इन्वर्ट नहीं करना है।
एंड इट इज़ वेरी सिंपल। तो 250 में से ये चला गया 3, तो 250 आ गया, और इट इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5। तो 5 से और डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50, इट इज़ n-1। तो n कितना आ गया 51 आ गया। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 51 माइनस 20 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। सो इस चीज़ को हम फिर से लिख लें जिससे कि हमारी बात पूरी हो जाए, जो लूप है वो पूरा हो जाए। सो ये मैंने समझाने के लिए आपको फिर से लिख दिया था, वरना पहले लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पहले आपको n निकालना था, फिर वो चीज़ लिखनी थी। तो ऐसा क्रम है। सो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट is equals to 51 minus 20 plus 1th term from start, term from starting। तो ये अगर 52 में से 20 माइनस कर दो, सो 32nd term from start। So let us find 32nd term from start। तो 32nd टर्म अब आप शुरू से निकाल लें। A32 is A plus 31D। यहाँ पर A की वैल्यू 3 है और 31 और D की वैल्यू 5 है। तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। सो ये 158 आ गया है। सो यही 158 पहले भी आया था, ये देख लो 158 है। सो इज द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ऐसे लिख दो। आई सजेस्ट यू शुड नो बोथ द मेथड्स। तो इससे आ जाएगा नाउ। तो ये बात हमने इसमें कर दी है। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों।